Students, now we are going to discuss our last part of this video or this chapter third. The last part is overcoming hegemony. मतलब अमेरिका के वर्चस्व को कैसे दूर रखा जाए या उससे कैसे पार पाया जाए. So the first topic is it is important to understand that there is no single power to balance the US military. There are various strategies which can be helpful to overcome the hegemony. बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती है देशों की जिससे वो हेजेमनी को ओवरकम कर पाएँ या हेजेमनी से दूर रह पाएँ. अब अगर हम बात करें हेजेमनी की, अमेरिकन हेजेमनी इतनी ज़्यादा है कि कोई भी देश इसके आगे आज तक टिक नहीं पाया है. अब बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं कि क्या युद्ध को टाला जा सकता है. बहुत सारी चीज़ें हैं कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, युद्ध को रोका नहीं जा सकता, बट उसके सामने खड़ा हुआ जा सकता है. या आजकल की जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो इसमें हेल्प कर सकती है. हम कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो वर्ल्ड में काम करती है. तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है? वर्ल्ड पॉलिटिक्स यही है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस तरीके से काम करें कि वो अमेरिका की हेजेमनी को कहीं ना कहीं रोक पाएँ. और अमेरिका वैसे भी जो भी चीज़ें हैं वो अमेरिका के पक्ष में, क्योंकि यूएस के अंदर ही ज़्यादातर जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेडक्वार्टर्स हैं, इसलिए दबदबा उस पर अमेरिका का चलता है. और अगर हम बात करें कि युद्ध को टाला नहीं जा सका, उसे भागा नहीं जा सकता, तो एक बात हो सकती है कि अगर भारत, रशिया एंड चाइना ये तीनों मिलकर यूएस के बराबर खड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे कभी भी. टेक्नोलॉजी के नाम पर, उसकी कल्चर के नाम पर, या उसकी मिलिट्री मतलब उसकी हार्ड पावर है जो उसके बराबर नहीं टिक पाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बराबर ठहर सकती है. लेकिन कभी ना कभी इन्हें ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका की. तो ये और हमेशा इन तीन देशों में इंडिया, रशिया एंड चाइना हमेशा मतभेद रहे हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर. इंडिया और रशिया के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, इसलिए ये कभी बराबर नहीं आ पाई है, कभी इकट्ठे नहीं हो पाए हैं. इस वजह से भी अमेरिका की हेजेमनी चल रही है. फिर हम बात करें अकॉर्डिंग टू बैंडवैगन स्ट्रेटजी, इट इज़ सजेस्टेड दैट इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ अपोज टू हेजेमनिक पावर, इट इज़ एडवाइजेबल टू एक्सेप्ट बेनिफिट बाई ऑपरेटिंग विद इन द हेजेमनिक पावर. बैंडवैगन स्ट्रेटजी की बात करें तो आप उस देश के साथ रहकर उसके खिलाफ ना कोई चीज़ कर, उसके बराबर चीज़ें कर कर उसके नीचे उसका हाथ आपके सर पर हो और आप उसके अंडर काम करें, उसके साथ काम करें. जैसे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, आपको कोई फंड्स चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, आप उसकी मार्केट का यूज़ करें. आपको ट्रेड के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी ज़रूरत है तो आप उससे मदद ले सकते हैं. उसके अंडर रहकर, उसकी रडार के अंडर रहकर आप उससे मदद लें, उसके साथ काम करें, मिलकर काम करेंगे तो ही शायद आप उसके साथ रह सकते हैं. अदरवाइज़ आप उसकी सामने आ जाएंगे और दे विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज दे आर द हेजेमनी, सो दे कैन डिस्ट्रॉय यू. तो बैंडवैगन स्ट्रेटजी का कहने का मतलब उसके अंडर में रहकर उसके खिलाफ नहीं जाना है कभी भी. Third point, hide strategy implies staying as far removed from the dominant power as possible. अब हाइड स्ट्रेटजी का मतलब है कि छुप जाना या अपने आप को इतना दूर कर लेना, इतना अलूफ कर लेना कि आप उसकी नज़रों में ना आए. जैसे हम इसकी एग्जांपल की बात करें, चाइना, रशिया या यूरोपियन यूनियन, ये बहुत बड़े देश हैं. अगर हम इंडिया की भी बात कर सकते हैं, लेकिन इंडिया कभी इतना नहीं था. तो ये तीन जो गुट हैं, तीन देश हैं, ये हमेशा जो यूएस है उससे दूर रहे या उससे छुप गए और अपने आप के काम करने लगे या अपने को अमेरिका से नीचे दिखाया, छुप कर रहे और अमेरिका के बराबर काम करते रहे. कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वो अमेरिका के सामने आ पाएँ या अमेरिका की रडार के अंडर आ पाएँ. कभी भी उसकी रडार से भी दूर थे. और इसको हमेशा एक तरीके से उन्होंने ये बात ली कि हम अपना वर्क करेंगे, बट
not under the radar of America. We will stay as far as from America and do our work. हमारा व्यापार करेंगे, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे. फिर another belief is that resistance to American hegemony may come from non-state actors rather than other states. नॉन स्टेट एक्टर से आ सकता है, मतलब ऐसे स्टेट्स जो कभी एक्ट नहीं करते थे वो इकट्ठे हो जाएं या वो हमेशा इकट्ठे रहें. जैसे हम बात करें रशिया की, चाइना की और यूरोपियन यूनियन की, अगर ये तीन देश इकट्ठे हो जाते हैं, तीन गुट इकट्ठे हो जाते हैं, तो शायद ये अमेरिका की जो हेजेमनी है उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं. बट दे हैव सम डिफ़िकल्टीज इन देयर इश्यूज़. उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर कभी भी वो सलाह मशवरा नहीं कर पाए, सुलह ही नहीं हुई उनके बीच में. इट इज़ बिलीव दैट चैलेंजेस टू यूएस हेजेमनी विल कम फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मूवमेंट एंड पब्लिक ओपिनियन. लोगों का ओपिनियन हो सकता है या ऐसे लोग खड़े हों इनके खिलाफ, वो उन्हें बताएं दैट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे, या आपकी हेजेमनी है बट यू शुड बिहेव अकॉर्डिंग टू योर हेजेमनी. आप किसी को दबा नहीं सकते, जैसे इराक़ को दबाया, या उस तरीके से करें कि लोग इन्हें समझा पाएँ. या अब नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो वो सामने आएँ कि ठीक है हम इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाएंगे, हम मिलकर साथ चलेंगे ताकि अमेरिका को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जा सके. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द फैक्ट दैट मैटर. सम The first is, actually we have talked about Bill Clinton. He was the which president? 42nd president of US. अब बिल क्लिंटन ने जिनको हराया था वो थे 41st प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश. उनके बेटे जॉर्ज W. बुश 43rd प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने. जॉर्ज H.W. बुश ने 4 साल तक सत्ता संभाली, बिल क्लिंटन ने 8 साल तक. और बिल क्लिंटन जब सत्ता से गए वो गए जब 9/11 का अटैक हुआ था. उसके बाद बिल क्लिंटन को जॉर्ज W. बुश ने हराकर उसकी सत्ता पर काबिज हुए. नाउ वी विल डिस्कस 7th. The US's forces made arrests all over the world, transported and detained the persons in the secret prison of ग्वेंटनामो बे. मैंने ग्वेंटनामो बे का बताया था जहाँ पे सीक्रेट प्रिजन्स थे, जहाँ पे इनको रखा जाता था प्रिजनर्स को जो 9/11 के अटैक के पीछे सस्पेक्टेड थे या तालिबान से संबंधित थे. उनको सबको यहाँ पकड़ के लाया जाता था या अल-कायदा के थे. और यहाँ पे उन्हें ना कोई लॉ नहीं था उनके लिए, वो सिर्फ प्रिजनर्स से prisoners did not enjoy protection of international law or the law of their own country or that of US के लॉज, अपने देश के लॉज, उन पर कोई लॉ लागू नहीं होते. उनको बिल्कुल जानवरों की तरह रखा जाता था. ग्वेंतनामो बे जो US नेवल बेस है. फिर है हेजेमनी इज एन इंटरनेशनल सिस्टम दैट ओनली वन सेंटर ऑफ पावर टू बी गेन्ड एंड रिटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री. वही बात, मिलिट्री के डोमिनेंस के रूप में, कल्चर डोमिनेंस के रूप में या स्ट्रक्चरल डोमिनेंस. उनकी सुपीरियरिटी है वही हेजेमन है, जिसकी सुपीरियरिटी है वही हेजेमन कंट्री है. और अब हम बात वो आपको बताई दी मैंने. 41st प्रेसिडेंट, 42nd प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, 43rd प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश जो जॉर्ज H.W. बुश के बेटे थे. फिर आगे बात करते हैं हम. हेजेमनी एज हार्ड पावर इज बेस्ड ऑन मिलिट्री पर है. तो इसका मतलब US का जो पेंटागन था, जहाँ पे इनका डिफेंस डिपार्टमेंट था, वो बहुत बड़ा पैसा टेक्नोलॉजी और आर्मी पर खर्च कर रहा था, अपने आर्सेनल पर, अपने लिए गोला बारूद. तो इतना स्पेंड कर रहा था जितना कि आगे वाले 12 देश, मतलब US और 12 अदर कंट्रीज़ जो US के 2nd, 3rd, 4th नंबर पर थे, उनसे भी ज़्यादा खर्च कर रहा था US टेक्नोलॉजी पर, मिलिट्री पर, हर चीज़ पर. द हेजेमनी एज ए स्ट्रक्चरल पावर मस्ट बी सस्टेन्ड. ग्लोबल स्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक सेंस में ग्लोबल स्ट्रक्चर कैसे, आप ग्लोबली कैसे सस्टेन कर रहे हैं, किस तरीके से. अब देखिए SLOC उन्होंने प्रोवाइड करवाई. उनके ऊपर ज़्यादातर पहले ब्रिटेन का जो UK का था, अब उस पर USA काबिज था SLOC पर. फिर 15% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, अगर हम उसको गिन लें, वर्ल्ड ट्रेड का पूरा हिस्सा EU इज़ इंक्लूडेड एंड 20% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी.
20% वर्ल्ड इकोनॉमी, 15% वर्ल्ड का ट्रेड, अगर EU को इंक्लूड कर लें। फिर इन्होंने ब्रेटन वुड्स सिस्टम चलाया, जहाँ पे डॉलर को सेंटर पॉइंट रखा, डॉलर के बदले आप रुपए बनाएंगे, आप रुपए को छापेंगे। और ये कब बना? वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में ब्रेटन वुड सिस्टम आया था। और ब्रेटन वुड की जो संस्थाएं थी वो दो थी, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। और अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करें तो उनकी जो नीतियां थी वो इस तरीके से थी, उनके जो सोसाइटी थी वो ओपन नेचर ऑफ सोसाइटी थी, और उसके जो चीज़ें थी उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनके पीछे दौड़ रहे थे, वो उन्हें आकर्षित कर रही थी सॉफ्ट पावर के रूप में। फिर इंडिया नीड्स अप्रॉक्सीमेटली मिक्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजीज टू डील विद US। आइदर इंडिया शुड मेंटेन अलूफ, वाशिंगटन से यानी कि अमेरिका से या तो इंडिया दूर रहे या उनके साथ ऐसी दोस्ती करे कि कल को अमेरिका उसे नुकसान ना पहुंचाए। इंडिया हमेशा उसकी डोमिनेंस के अंडर है, बट शुड बिहेव लाइक दैट वी आर समवट अलूफ, या इतना मिक्स हो जाए कि उस पर इतना विश्वास करे, अपनी फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू अमेरिका बनाए। Thank you so much guys, hope you have listened to me very carefully, hope you have gained everything of this chapter. If you have any doubt, just ring me up. Thank you so much.